हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है ये किंडरगार्टन प्रणाली। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता है फ्रॉवेल। फ्रॉवेल ने मुख्य रूप से 4 वर्ष से 8 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा के संबंध में विचार व्यक्त किए। उन्हीं की शिक्षा हेतु किंडरगार्टन गार्डन प्रणाली का विकास किया गया है मतलब 4 से जो 8 वर्ष के बच्चे थे उनके लिए किंडरगार्टन प्रणाली का विकास फ्रॉवेल ने किया था। किंडरगार्टन प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत। फ्रॉबेल ने शैक्षिक सिद्धांत आदर्शवादी दर्शन और मनोविज्ञान पर आधारित है। इनकी किंडरगार्टन प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है फ्रॉबेल की। फर्स्ट हो गया एकता का सिद्धांत। फ्रॉबेल आदर्शवादी दार्शनिक थे। वे संसार की समस्त विविधता में एकता दिखते थे। फ्रॉबेल अपने बच्चों को इस एकता की अनुभूति कराना चाहते थे। उन्होंने उन्हें एकता की अनुभूति कराने के लिए अनेक उपहारों का निर्माण किया था। इन सबका अंतिम उद्देश्य भिन्नता के पीछे छिपी एकता कराना था। दूसरा हो गया ज्ञान को अंदर से बाहर निकालने का सिद्धांत। फ्रॉबेल ये मानते थे कि मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने की शक्तियां लेकर पैदा होता है। ज्ञान प्राप्त करना उसका स्वाभाविक लक्षण है। बस उसे ऐसा बाह्य पर्यावरण देना चाहिए कि उसका ज्ञान सही दिशा में विकसित हो। ज्ञान अथवा क्रियाओं को बच्चों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। उन्हें ऐसा पर्यावरण देना चाहिए कि वे स्वयं उन्हें प्राप्त करने के उत्सुक हों और प्रयत्नशील हों। ज्ञान को अंदर से बाहर निकालने का सिद्धांत। तीसरा हो गया आत्मक्रिया का सिद्धांत। फ्रॉबेल विकास को एक आंतरिक क्रिया मानते थे, इसलिए बच्चों को आत्मक्रिया करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने पर बल देते थे। फ्रॉबेल के अनुसार बालक की प्रमुख विशेषता आत्मक्रिया ही है। आत्मक्रिया से तात्पर्य उस क्रिया से है जिसके करने की इच्छा बच्चों में स्वयं होती है और वे रुचि के साथ करते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व का वास्तविक विकास उसकी आत्मक्रिया पर ही आधारित होता है। फ्रॉबेल की दृष्टि से आत्मक्रिया का महत्व भौतिक विकास तक ही सीमित नहीं है, अपितु इससे बच्चों का आध्यात्मिक विकास भी होता है। तो हो गया तीसरा हो गया आत्मक्रिया का सिद्धांत। चौथा हो गया खेल द्वारा सीखने का सिद्धांत। फ्रॉबेल ने बच्चों की प्रकृति का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि खेल क्रिया में उनकी स्वाभाविक रुचि होती है, इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में खेल विधि के महत्व को स्वीकार किया। इन्होंने स्पष्ट किया कि खेल विधि में बच्चों का आत्म प्रकाशन की पूरी स्वतंत्रता रहती है, इसलिए वे उसमें रुचि लेते हैं और क्रियाशील रहते हैं। पांचवा हो गया सामाजिक सहयोग का सिद्धांत। फ्रॉबेल इस बात को जानते थे कि मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है जो उसे सामाजिक प्राणी बनाती है। वे इस बात को भी स्वीकार करते थे कि मनुष्य का किसी भी प्रकार का विकास उसके सामाजिक पर्यावरण में भी संभव होता है। घर, विद्यालय तथा समाज मनुष्य को आत्मिक क्रिया के अवसर प्रदान करते हैं अथवा बच्चों को सामाजिक कार्यों में भाग अवश्य लेना चाहिए। यही कारण है कि फ्रॉबेल ने अपनी इस प्रणाली में सामूहिक रूप से खेलने, कूदने, बातचीत करने और अन्य क्रियाओं को करने के स्वतंत्र अवसर प्रदान किए हैं। किंडरगार्टन प्रणाली में प्रयोग की जाने वाली सामग्री और साधन। बच्चों को आत्मक्रिया के लिए अवसर प्रदान करने तथा उन्हें खेल द्वारा शिक्षा देने के लिए फ्रॉबेल ने विभिन्न प्रकार की सामग्री तथा साधनों का निर्माण किया, जिसमें निम्नलिखित मुख्य हैं। फर्स्ट है गया कहानियां, स्टोरीज। कहानियां शिक्षण का महत्वपूर्ण साधन होती हैं। कहानियां सुनने की बच्चों में स्वाभाविक रुचि होती है, इससे बच्चों की शिक्षा के लिए फ्रॉबेल ने अनेक कहानियों को चुना। कहानियों के प्रयोग से अनेक लाभ होते हैं। कहानियों द्वारा भाषा का ज्ञान कराया जाता है और शब्द भंडार में वृद्धि की जाती है। कहानी द्वारा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है और उनकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक शक्ति को सचेत किया जा सकता है। देन हो गए खेल, प्लेज। फ्रॉबेल ने अपनी किंडरगार्टन प्रणाली में मनोरंजन रचनात्मक खेलों को विशेष स्थान दिया जाता है। इन्होंने मनोरंजन पूर्ण रचनात्मक खेलों में दौड़ने हो गया, कूदने और घूमने तथा बालू, मिट्टी तथा गत्ता आदि से विभिन्न वस्तुओं के निर्माण को सम्मिलित किया है। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए इन्होंने अपनी प्रणाली में काल्पनिक खेलों को स्थान दिया। काल्पनिक खेलों के लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के
उपहारों का निर्माण किया, जिसके द्वारा बच्चे अपनी अपनी कल्पना से नाना प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। बच्चों में सामाजिक गुणों के विकास के लिए सामूहिक खेलों के महत्व को स्वीकार किया है। तीसरा हो गया मातृ खेल एवं शिशु गीत। ये गीत बच्चों के खेलों, रचनात्मक कार्यों एवं व्यवसाय से संबंधित होते हैं। ये गीत बालकों के लिए बहुत रुचिकर होते हैं और उनके वास्तविक ज्ञान की वृद्धि में सहायक होते हैं। इन गीतों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। जैसे यदि खेल में बीज बोने का गीत होता है तो उसके बाद खेत के पौधों की रक्षा संबंधी गीत रखा जाता है और फिर फसल काटने का बच्चे इन गीतों को गाते हैं और उनकी विषय सामग्री के अनुसार क्रिया करते हैं। इन गीतों से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार का विकास होता है और उनकी सौंदर्य भावना जागृत होती है। चौथा हो गया उपहार गिफ्ट्स। फ्रॉबेल इंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल देते थे और इसके लिए उन्होंने 20 उपहारों का निर्माण किया। इन उपहारों में से कुछ उपहार प्रमुख हैं। फर्स्ट हो गया पहला उपहार ऊन की रंगीन गेंदें। पहले उपहार में विभिन्न रंगों से रंगी ऊन की 6 गेंदें होती हैं। ये गेंदें लकड़ी के एक चौखट पर लटकी होती है, जिन्हें धागे से इधर उधर खिसकाया जा सकता है। इस प्रकार के उपहार से इंद्रिय ज्ञान कराया जाता है। गेंदों के रंगों एवं उनकी गति से आंखों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। ध्वनि से कानों और उनको स्पर्श करके कठोरता एवं कोमलता का ज्ञान कराया जा सकता है। दूसरा उपहार हो गया गोले बेलन घन। दूसरे उपहार में लकड़ी का बना एक गोला, एक बेलन तथा एक घन होता है। ये सभी एक बॉक्स में रख दिए जाते हैं और धागे की सहायता से लटका दिए जाते हैं। इस उपहार द्वारा बच्चों को विभिन्न प्रकार की आकृतियों का ज्ञान कराया जाता है तथा उनकी विशेषताओं से परिचित कराया जाता है। इस उपहार की सहायता से बच्चों की स्पर्श शक्ति का भी विकास किया जाता है। उसके बाद हो गया तीसरा उपहार 8 बराबर घनों का एक बड़ा घन। इस उपहार में 4 इंच के एक घन को 8 बराबर भागों में विभाजित करके तैयार किए 8 घन होते हैं जो एक लकड़ी के बॉक्स में रखे जाते हैं। बॉक्स में इन घनों को खिसकाने वाला एक ढक्कन होता है। इस उपहार से बालकों का अन्वेषण संबंधी प्रवृत्ति को क्रियाशील किया जाता है। इन 8 घनों से बच्चे बड़े घन तथा विभिन्न डिजाइन तैयार करते हैं। इससे उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति को संतुष्टि मिलती है और वे क्रियाशील होते हैं। उनकी इंद्रियों को प्रशिक्षण भी मिलता है। विभिन्न डिजाइन बनाने में बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। एक घन में 8 घन और 8 घनों में एक घन, इससे एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का आभास भी होता है। उसके बाद हो गया चौथा उपहार 8 बराबर घनों का एक छोटा घन। इस उपहार में 1 इंच के घन को 8 बराबर आयताकार भागों में विभाजित किया जाता है और 8 आयताकार ठोसों को एक डिब्बे में रख दिया जाता है। यह उपहार तीसरे उपहार का ही रूप होता है, परंतु उससे थोड़ा जटिल होता है। इन आयताकार ठोसों द्वारा बच्चे तीसरे उपहार की अपेक्षा अधिक कठिन एवं जटिल डिजाइनों को बनाते हैं। इन उपहारों से मेज, कुर्सी, मकान का दरवाजा तथा मकान के विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाए जा सकते हैं। उसके बाद हो गया पांचवा उपहार 27 बराबर घनों का एक घन। इस उपहार में घन को 27 आयताकार ठोसों में विभाजित किया जाता है। 6 आयताकार ठोसों को बीच से काटकर 12 आयताकार ठोस बनाए जाते हैं। इस उपहार द्वारा मकान और जटिल रूप तैयार किए जा सकते हैं और उसे फर्नीचर आदि से सजाया जा सकता है। छठा उपहार हो गया लकड़ी के बने विभिन्न प्रकार के टुकड़े। इस उपहार में 5 बॉक्स होते हैं जिसमें विभिन्न रंगों में रंगे लकड़ी के गुटके रखे जाते हैं। पहले बॉक्स में समान माप के वर्गाकार गुटके होते हैं। दूसरे में समकोण त्रिभुज के आधार के गुटके होते हैं जिनको वर्गाकार गुटकों के विकर्णों को काटकर बनाया जाता है। तीसरे
गुटकों के विकर्णों से काटकर बनाया जाता है। तीसरे बॉक्स में समत्रिबाहु त्रिभुज के आधार के गुटके होते हैं जिनके माप भिन्न भिन्न होते हैं। और पांचवी बॉक्स में अधिक कोण त्रिभुज आकार के गुटके होते हैं। इन गुटकों से बच्चे किश्ती, कबूतर, पहाड़ आदि विभिन्न डिजाइन बनाते हैं और यह अपेक्षाकृत और भी जटिल उपहार होता है। व्यापार ऑक्यूपेशन जब अनुभवों को कहकर, लिखकर और चित्र के रूप में अभिव्यक्त करके या वस्तु में निर्मित करके अभिव्यक्त किया जाता है तो वे दृढ़ हो जाते हैं। इसी सत्य को सामने रखकर किंडरगार्टन प्रणाली में विभिन्न प्रकार के व्यापार रखे गए हैं। ये व्यापार अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे चित्र बनाना, कागज काटना, माला गूंथना, मिट्टी के खिलौने बनाना, चटाई बुनना, कपड़ा सीनना, नाचना और व्यायाम। वे सभी व्यापार खेल एवं क्रियाशील के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, इसलिए बालक इसमें रुचि लेते हैं। बच्चे इन व्यापारों को मिलजुल कर करते हैं, जिससे उनमें सामाजिकता का विकास होता है। व्यापारों को करने से बच्चों की रचनात्मक कल्पना का भी विकास होता है। अब हो गया किंडरगार्टन प्रणाली की कार्य योजना। किंडरगार्टन प्रणाली में स्कूलों के दैनिक कार्यों को दो पारियों में विभाजित किया जाता है। प्रथम पारी में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा, इंद्रिय प्रशिक्षण, लिखना पढ़ना और अंगणित की शिक्षा की व्यवस्था होती है। दूसरी पारी में अन्य सब विषयों के शिक्षण और क्रियाओं के संपादन की व्यवस्था होती है। फर्स्ट हो गया धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। इसके लिए स्कूल का प्रारंभ दैनिक सामूहिक सभा से होता है। इसमें सर्वप्रथम सभी शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं सामूहिक रूप से इस प्रार्थना इस प्रार्थना वाले ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। ये इस प्रार्थना है, ईश्वर की प्रार्थना। उसके बाद शिक्षिकाएं बच्चों को छोटी छोटी कार्यों के माध्यम से धर्म और नैतिकता की ओर उन्मुख करती हैं। दूसरा हो गया इंद्रिय प्रशिक्षण। इसके लिए उपहारों का प्रयोग किया जाता है। फ्रोबेल ने इंद्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए भिन्न भिन्न उपहारों का निर्माण किया है। तीसरा हो गया पढ़ना लिखना सिखाना। इस प्रणाली में पढ़ना लिखना दोनों एक साथ सिखाए जाते हैं। वर्णों अक्षरों के साथ शब्दों का ज्ञान कराया जाता है और शुद्धता के साथ शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दी जाती है। इसी के साथ बच्चों को लकड़ी के टुकड़े जोड़ कर खेल खेल में अक्षर बनाने का अभ्यास कराया जाता है। इसी समय शिक्षिकाएं श्यामपट्ट पर अक्षर बनाती हैं और बच्चे उसका अनुसरण कर श्यामपट्ट अथवा अपनी कापियों पर लिखने का अभ्यास करते हैं। मौखिक भाषा का विकास प्रकृति निरीक्षण, खेल कूद, उपहारों के प्रयोग और व्यापारों के संपादन के साथ साथ स्वाभाविक रूप से किया जाता है। चौथा हो गया अंगणित की शिक्षा। अंगणित का ज्ञान लकड़ी व पत्थरों के टुकड़ों तथा धातुओं की गोलियों के प्रयोग से स्वाभाविक रूप से कराया जाता है। बच्चे इन्हें गिनते हैं, इनका आपस में आदान प्रदान करते हैं और इस प्रकार गिनना, जोड़ना और घटाना सीखते हैं। अंकों का ज्ञान अक्षरों के ज्ञान की तरह ही कराया जाता है और गिनती तथा पहाड़ों का अभ्यास व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में कराया जाता है। गणितीय आकृतियों के स्थूल ज्ञान के लिए उपहारों का प्रयोग किया जाता है। पांचवा हो गया खेलकूद, व्यायाम और संगीत शिक्षा। दूसरी पारी का प्रारंभ खेलकूद, शारीरिक व्यायाम और संगीत शिक्षा से होता है। यह कार्य सामूहिक रूप से होता है। इसमें बच्चे इनमें सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और शिक्षिकाएं यह प्रयत्न करती हैं कि किसी भी समय किसी भी स्तर पर बच्चों की इन क्रियाओं में रुचि बने रहे। देन हो गया अनुशासन। फ्रोबेल बच्चों के देवीय स्वरूप से परिचित थे। वे बच्चों को सम्मान देते थे और इसलिए दमनात्मक अनुशासन के स्थान पर आंतरिक अनुशासन को महत्व देते थे। इनका स्पष्टीकरण था कि बालक में आत्मानुशासन की भावना आने पर वह समाज में अनुशासित व्यवहार करेगा। इस दृष्टि से आत्मानुशासन के लिए विवेक आवश्यक है। विनम्र, विवेकपूर्ण, सचेतन निर्देशन के बाल क्रिया निरुद्देश्य खेल के रूप में बिगड़ जाती है। इसलिए बालक को सीमित व नियमानुकूल स्वतंत्रता देनी चाहिए, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि बालक को स्वतंत्रता न दी जाए। उसे स्वतंत्रता दी जाए पर यह स्वतंत्रता आत्मनियंत्रित होनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया किंडरगार्टन प्रणाली के बारे में और उसके सिद्धांत, उसके जो साधन क्या क्या हैं, और किंडरगार्टन प्रणाली के योजना, कार्य योजना के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।